फॉर्मूला शीट हाँ कितने पेजेस की है? 500-600 होंगे। कोचिंग बहुत सारे फॉर्मुलाज हैं, याद नहीं होते। शीट बना भी ली है, लेकिन इतनी बड़ी शीट बन गई है, फॉर्मुला शीट इतनी बड़ी हो गई है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि फॉर्मुलाज तो ठीक है, चलो है, लेकिन कौन सा कहाँ लगाना है यही समझ नहीं आ रहा। इतनी पूरी चीज का स्क्रीनशॉट हमें अपने पास लेकर रख लेना है। ये जो 9 चैप्टर्स का मैंने बताया कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे, ये पोटेंशियल देख के कॉन्सेंट्रेशन पूछ ली। हमें अगर क्वेश्चन में स्टैंडर्ड पोटेंशियल दिया है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं वहीं पे कि ई सेल की वैल्यू है ई नॉट सेल की। अब मैंने फॉर्मुला शीट में तो सिर्फ ये चीज लिखी है, मुझे फॉर्मुला तो याद है ये पूरा, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मुझे अपनी ये जो मुझे 4 वोल्ट दिया है ये ई सेल में पुट करना है या फिर ये ई नॉट सेल में पुट करना है। के नीचे सबसे पहली चीज क्या करनी है, हर फॉर्मुला के नीचे लिखना है हर टर्म का मतलब। मान लो एक क्वेश्चन हमारे पास आता है जिसमें हमसे बोला है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेल लिख दिया, स्टार्टिंग में लिख दिया कि इस चैप्टर में ये 6 सब हेडिंग्स हमारे पास है, इन 6 सब हेडिंग्स में पूरा चैप्टर हमें कवर कर लेना है। केमिस्ट्री में मेरे पास जितने भी पार्ट्स हैं, ऑर्गेनिक, फिजिकल और आईओसी, तीनों में सबसे ज्यादा स्कोरिंग जो हमारा पार्ट है वो है फिजिकल। फिजिकल से क्योंकि हर एग्जाम में, हर शिफ्ट में, हर साल 8 से 10 क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे हैं, और वो भी हर चैप्टर से एक क्वेश्चन। ऐसा कोई सब्जेक्ट जिसमें हर चैप्टर से एक क्वेश्चन आ रहा हो हर साल कॉन्टिन्यूसली, बहुत रेयर होता है। तो फिजिकल अगर किसी की भी वीक है, ये वीडियो उसके लिए है जिसको लगता है कि फिजिकल में मार्क्स नहीं आ रहे हैं। फिजिकल में 4-5 ही हमारे पास प्रॉब्लम्स है, या तो फॉर्मुलाज तुम्हें बहुत ज्यादा लग रहे हैं, या फिर फॉर्मुलाज अप्लाई कहाँ करना है उसमें प्रॉब्लम आ रही है, जैसे मुझे आती थी। मैं बताऊंगी मैंने कैसे टैकल किया। उसके अलावा तुम्हारी प्रॉब्लम हो सकती है कि दीदी फॉर्मुलाज तो ठीक है याद हो जाते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन बनाने चलो ना तो कैलकुलेशन में कहीं फंस जा रहे हैं, कभी समझ ही नहीं आ रहा, फॉर्मुला लगा दिया लेकिन एंड तक कैलकुलेशन जा ही नहीं रही है। या फिर ये प्रॉब्लम हो सकती है बड़े वाले जो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, जिनमें 4-5 चैप्टर्स को मिक्स करके एक फाइनल क्वेश्चन बनाया जाता है, जैसे कि इक्विलिब्रियम हो गया, रिडॉक्स हो गया। इनको मिला मिला के जो क्वेश्चन बन जाते हैं ना, वो बड़ी दिक्कत करते हैं। हर एक टाइप के क्वेश्चन की बात मैं यहाँ पे करने वाली हूँ। मैं तुम्हें 3 चीजें बताऊंगी, और वो 3 चीजें तुम्हारी पूरी प्रिपरेशन स्ट्रीमलाइन कर देंगी। सबसे पहले जैसे मैंने तुम्हें वेटेज बताया, यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है कि हर चैप्टर से कॉन्टिन्यूसली एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहा है। मोल कॉन्सेप्ट से एक क्वेश्चन आता है, तुम्हारे पेपर में भी आएगा। रिडॉक्स से एक क्वेश्चन, एटॉमिक स्ट्रक्चर जो कि फिजिक्स में हमारे पास मॉडर्न फिजिक्स की तरह होता है, उससे 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा आ रहे हैं, और बहुत ईजी चैप्टर है ये। उसके बाद थर्मो से 1 से 2 क्वेश्चन आएगा, फिजिक्स में तुम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे, तो वहां से तुम बहुत इजीली इस चैप्टर को ट्रैक कर सकते हो। केमिकल इक्विलिब्रियम और आयोनिक दोनों मिला के हमारे पास 3 क्वेश्चंस आएंगे। 3 क्वेश्चंस किस तरीके से आएंगे, या तो केमिकल से 2 क्वेश्चन, आयोनिक से 1, या फिर आयोनिक से 2 आ जाते हैं, केमिकल से 1 आता है। तो 3 क्वेश्चन तुम इक्विलिब्रियम के मान के चल सकते हो। उसके बाद सोल्यूशन क्लास 12th का एक क्वेश्चन आएगा, इलेक्ट्रो से हमारा एक क्वेश्चन आएगा, केमिकल काइनेटिक्स से एक क्वेश्चन आएगा। तो हमारे पास 8 से 10 क्वेश्चंस तो हम मान के ही चलेंगे कि फिजिकल में आएंगे। तो अगर तुम फिजिकल अपनी इंप्रूव कर लेते हो, 30 से 40 मार्क्स तुम्हारे फिजिकल केमिस्ट्री के थ्रू इंप्रूव हो जाएंगे, जिससे तुम्हारी परसेंटाइल कहाँ जाने वाली है वो तो तुम्हें भी पता है। तो इस पूरी चीज का स्क्रीनशॉट हमें अपने पास लेकर रख लेना है। ये जो 9 चैप्टर्स का मैंने बताया कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे, ये वेटेज वाली लिस्ट तुम्हारे पास होनी चाहिए व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग। ठीक है, अभी आते हैं तुम्हारी 4 मेजर प्रॉब्लम्स पे फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड। सबसे पहले तो यही है कि बहुत सारे फॉर्मुलाज हैं, याद नहीं होते। शीट बना भी ली है, लेकिन इतनी बड़ी शीट बन गई है, फॉर्मुला शीट इतनी बड़ी हो गई है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि फॉर्मुलाज तो ठीक है, चलो है, लेकिन कौन सा कहाँ लगाना है यही समझ नहीं आ रहा। इतने सारे फॉर्मुलाज है, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है कि कब कौन सा फॉर्मुला लगाना है। तीसरी प्रॉब्लम ये हो सकती है कि फॉर्मुला लगा भी ले तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, कैलकुलेशन में कहीं लॉग आ गया तो वहीं डर लगने लगा, या फिर कैलकुलेशन बीच में छूट जाती है, क्वेश्चंस कैलकुलेटर के बिना सॉल्व ही नहीं हो रहे हैं। चौथी प्रॉब्लम ये है कि हमें जब बड़े वाले क्वेश्चंस आते हैं, इक्विलिब्रियम आ गया, रिडॉक्स आ गया, इन चैप्टर्स को कंबाइन करके जब एक क्वेश्चन बन जाता है ना एडवांस का, वो क्वेश्चन तो बिल्कुल दिमाग के ऊपर से जाता है। तीनों की मैं चारों प्रॉब्लम्स यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ। आई हैव बीन थ्रू ऑल दीज थिंग्स, एंड ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें आगे जो सोल्यूशंस बताने वाली हूँ ना, मैंने 50 स्ट्रैटेजी वीडियोस फिजिकल की देखी है। उनसे जो जो चीजें मुझे समझ में आई हैं, जो चीजें मैंने खुद एक्सपीरियंस करी हैं, उसके बेसिस पे तुम्हारी पूरी प्रिपरेशन के लिए 3 स्टेप्स मैं तुम्हें बताने वाली हूँ। तीनों स्टेप्स को अपनी प्रिपरेशन में आज से अभी से लगाना। मैंने फिजिकल के पिछली वीडियो में तुम्हें बताया था केमिस्ट्री की कि 40 दिन तुम्हें फिजिकल केमिस्ट्री में लगेंगे। उन 40 दिन में हमें ये 3 चीजें तो जरूर करनी ही करनी है। सबसे पहले तो यही है कि ये फिजिकल केमिस्ट्री समझो। फिजिकल केमिस्ट्री ऑर्गेनिक की तरह नहीं है जिसमें बहुत बड़े बड़े मैकेनिज्म्स हैं जो तुम्हें हर चैप्टर के चाहिए। फिजिकल केमिस्ट्री आईओसी की तरह भी नहीं है कि बहुत ज्यादा ट्रेंड्स हैं या एक्सेप्शंस है जो तुम्हें रटने हैं। फिजिकल केमिस्ट्री बहुत इजी है। मैं अगर तुम्हें 4 फॉर्मुलाज लिख के दे दूं और बता दूं कि ये फॉर्मूला यहाँ लगना है, ये फॉर्मूला यहाँ लगना है, तुम 110% पूरा क्वेश्चन बना सकते हो। अगर तुम्हें ये पता चल जाए कि ये 4 फॉर्मुलाज है, इनसे एक पेपर बनेगा और वो फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, ये वाला यहाँ पे लगेगा, तुम क्वेश्चन बना लोगे। तो हमें फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो समझनी है वो ये है कि फिजिकल को ऑर्गेनिक और
इनऑर्गेनिक की तरह नहीं पढ़ना। फिजिकल में एक लेक्चर के बाद दूसरा लेक्चर, फिर तीसरा लेक्चर, ये जो पूरा प्रोसीजर है ये हमें नहीं करना है। हम लोग फिजिकल को, इनऑर्गेनिक और आईओसी को, तीनों को एक तरीके से पढ़ रहे होते हैं, लेकिन उसका कोई ज्यादा आउटपुट नहीं निकलता। फिजिकल में एक लेक्चर, दो लेक्चर, तीन लेक्चर या फिर बैकलॉग या फिर क्वेश्चंस करना, इसका कोई बेनिफिट नहीं है। फिजिकल में एक लेक्चर और दूसरे लेक्चर के बीच में ये 3 स्टेप्स हर किसी को करने हैं। मैं तुम्हें कोई बहुत बड़ी मोटी बुक नहीं बोल रही कि तुम नरेंद्र अवस्थी पूरी कंप्लीट करो फिर दूसरे लेक्चर पे जाओ। मुझे भी पता है कि हर दिन इस चीज को फॉलो करना बहुत मुश्किल है, इसीलिए उतना ही बता रही हूँ जितना करना जरूरी है, और जितने के बिना तुम अगले लेक्चर पे मूव करोगे भी तो कोई फायदा नहीं होगा। अगर तुम नरेंद्र अवस्थी नहीं भी कर रहे, आई अंडरस्टैंड, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, और नरेंद्र अवस्थी हमें अभी करनी भी नहीं है। नरेंद्र अवस्थी कब करनी है? जब हम 3-4 लेक्चर्स देख चुके हैं, हम चैप्टर समझ चुके हैं कि इस चैप्टर में इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तब हम नरेंद्र अवस्थी करेंगे। लेकिन हमें जो इस लेसन में, जो आज के लेक्चर में पढ़ा है, जो फॉर्मूलाज आज लर्न करे हैं, उनको अप्लाई करना आज ही सीखना पड़ेगा, नहीं तो वो दिमाग से निकल जाएंगे। फिजिकल केमिस्ट्री में क्वेश्चंस प्रैक्टिस जितनी करोगे ना, हर चैप्टर में 200 से 250 क्वेश्चन का एम लेके चलना। तुम्हें हर लेक्चर के बाद क्या करना है? सबसे पहले तो क्लास वाले क्वेश्चंस, क्लास में जो क्वेश्चन टीचर ने करवाए हैं उन क्वेश्चंस को एक बार खुद सॉल्व करना, समझना कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ है। उसके बाद मॉड्यूल्स की जो एक्सरसाइज 1 और 2 है वो तो सबको ही करनी है, थर्ड पे ना भी जाओ, फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज सबको करनी है। उसके बाद पीवाईक्यूज 10 से 20 पीवाईक्यूज खुद सॉल्व करके देखना उस चैप्टर के, तुमसे हो रहे हैं, नहीं हो रहे, नहीं हो रहे तो कहाँ दिक्कत आ रही है। ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो ही प्रेपरेशन आगे जाके इजी होगी, नहीं तो बैकलॉग बनता ही रहेगा। तुम्हें एक लेक्चर, दूसरा लेक्चर, तीसरा लेक्चर नहीं खत्म करना, बैकलॉग्स लेक्चर के नहीं है, बैकलॉग्स है क्वेश्चन प्रैक्टिस के। बैकलॉग का मतलब है तुमने 200 सवाल इस चैप्टर में नहीं करे तो चैप्टर का बैकलॉग है। बिना लेक्चर देखे तुमसे क्वेश्चन बन रहे हैं, इट्स फाइन, लेक्चर देख के बन रहा है, इट्स फाइन। अल्टीमेटली क्वेश्चन बनाने हैं, उसके लिए 3 स्टेप्स करने पड़ेंगे। क्लास के क्वेश्चंस दोबारा करो क्लास खत्म होने के बाद, मॉड्यूल से एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 से वो क्वेश्चंस निकालो जिनमें ये वाले फॉर्मुलाज लग रहे हैं, उन्हें लगाओ। उसके बाद 10 से 20 पीवाईक्यूज जो टीचर ने नहीं कराए हैं, जेई मेंस के, जेई एडवांस के, वो खुद सॉल्व करो, और फिर तुम अगले दिन दूसरे लेक्चर पे जाना। फिजिकल जैसे मैंने बोला 40 दिन लगेंगे, 40 दिन हमें हर दिन हर लेक्चर के बाद ये चीज फॉलो करनी ही करनी पड़ेगी। और ये चीज क्यों करनी है? मान लो तुम आयोनिक पढ़ रहे हो, तुमने सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पढ़ लिया, तुम बफर का वेट कर रहे हो कि पहले बफर खत्म हो जाए फिर पीवाईक्यू करूंगा, तुम सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस तब तक भूल जाओगे, क्योंकि बफर और सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस में 1-2% ही कोरिलेशन है, और ये फिजिकल में हर जगह होगा। हमें अपने हर टॉपिक को साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग करते जाना है, ठीक है? तो ये चीज होगी पहली क्लियर। उसके बाद आते हैं फॉर्मूला शीट पे। जब भी हम किसी से पूछते हैं कि तुम्हारी फॉर्मूला शीट बन गई नहीं बन गई, तो हमारी ये प्रॉब्लम होती है, हमें लगता है फॉर्मूला शीट का मतलब है एक फॉर्मूला लिखा, उसके बाद दूसरा लिखा, फिर तीसरा लिखा, फॉर्मूला लिखते गए एक 20-30 फॉर्मूला की एक लिस्ट बना ली, वो फॉर्मूला शीट हो गई। लेकिन वो फॉर्मूला शीट में क्या चीज क्या है हमें पता ही नहीं है। अगर मैं तुमसे यहाँ पे पूछने लगूं कि इस फॉर्मूला में बताओ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की आर की वैल्यू कौन सी पुट होगी, तुम 4 बार सोचोगे कि इसमें आर की वैल्यू 2 पुट होगी, 0.083 पुट होगी, 8.3 पुट होगी, क्या पुट होगी, राइट? फिर तुम बोलोगे अरे ये तो रिवाइज कर लेंगे एंड में, लेकिन अगर तुम ये रिवाइज करोगे तो कब करोगे? तो इसीलिए बोल रही हूँ अपनी फॉर्मूला शीट में ये 2-4 फॉर्मूला लिखने से नहीं होगा। फॉर्मूला शीट भले ही 50 पेज की बनाओ, लेकिन जो चीज मैं बता रही हूँ वो लिखना जरूरी है। क्या बता रही हूँ? सबसे पहले सुनो, ये क्लास 12th का एक फॉर्मूला है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, किसी ने नहीं पढ़ा तो समझ लो ये एक फॉर्मूला है, मान लो ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला में क्या चीजें है हमारे पास? हमें हर फॉर्मूला के नीचे सबसे पहली चीज क्या करनी है? हर फॉर्मूला के नीचे लिखना है हर टर्म का मतलब। मान लो एक क्वेश्चन हमारे पास आता है जिसमें हमसे बोला है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेल एट टेम्परेचर टी, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के हर क्वेश्चन में ये चीज होती है। 90% इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस यहीं पे होते हैं कि तुम्हें कॉन्सेंट्रेशन टेम्परेचर टी पे दे दी है और फिर तुमसे स्टैंडर्ड पोटेंशियल पूछ लिया। ये दूसरी चीज होगी, स्टैंडर्ड पोटेंशियल दे के कॉन्सेंट्रेशन पूछ ली। हमें अगर क्वेश्चन में स्टैंडर्ड पोटेंशियल दिया है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं वहीं पे कि ई सेल की वैल्यू है ई नॉट सेल की। अब मैंने फॉर्मुला शीट में तो सिर्फ ये चीज लिखी है, मुझे फॉर्मुला तो याद है ये पूरा, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मुझे अपनी ये जो मुझे 4 वोल्ट दिया है ये ई सेल में पुट करना है या फिर ये ई नॉट सेल में पुट करना है। तो क्वेश्चन कहाँ से बनेगा? अगर मुझे ये पता होगा कि स्टैंडर्ड पोटेंशियल हम ई नॉट सेल को बोलते हैं, ये जो चीज मैंने यहाँ लिखी है ये स्टैंडर्ड पोटेंशियल है, और ये जो चीज मैंने यहाँ लिखी है ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेल एट टेम्परेचर टी, तो मुझसे क्वेश्चंस बनेंगे। लेकिन अगर मैंने 4 फॉर्मूला ऐसे ही लिख लिए रैंडमली तो क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। हर फॉर्मूला में जो जो टर्म यूज हो रही है उसकी वहीं पे मीनिंग लिखते चलो। एक छोटा सा आरो बनाओ जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है, तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है कितना कम स्पेस कितना कम टाइम लगा होगा मुझे ये लिखने में,
लेकिन अगर मेरे को ये लिख के क्वेश्चन बन रहा है तो मैं क्यों ना लिखूं इस चीज को। तो मैं ऐसे ही छोटी छोटी चीजें टर्म्स लिखते जाना है, हर फॉर्मूला की टर्म के नीचे लिखो उसका मतलब क्या है, उस क्वेश्चन में किस तरीके से पूछा जा रहा है। ई सेल को हम कॉन्सेंट्रेशन या टेम्परेचर टी बोलते हैं, ये चीज तुम्हें पता होनी चाहिए। ए नॉट सेल को स्टैंडर्ड पोटेंशियल बोलते हैं, ये हमने लिख दिया। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है माइनस, फिर है हमारे पास आर। आर की जितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं तो यहाँ मत लिखना, कंफ्यूज हो जाओगे। मैं जो करती थी अपनी फिजिकल में वो ये था कि आर की जो वैल्यू यहाँ पे यूज होगी इस फॉर्मूला में वो तुम्हें यहाँ पे साइड में लिख लेनी है, क्योंकि आर कांस्टेंट है, आर की वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी नो मैटर व्हाट द क्वेश्चन है। तो हमने लिख दिया कि नर्स्ट इक्वेशन में आर की ये वाली वैल्यू यूज होती है, क्योंकि आर की अलग अलग वैल्यूज हैं, जूल के लिए अलग वैल्यू है हमारे पास कैलोरी के लिए अलग वैल्यू है। तो इन सब वैल्यूज में कौन सी वैल्यू आर की यूज होगी उसको तुम्हें यहीं पे साइड में लिख लेना है कि आर की ये वाली वैल्यू हमारे पास होगी। तो उसके बाद टेम्परेचर, टेम्परेचर क्वेश्चन में डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है, तुमने उसको वहीं की वहीं पुट कर दिया। क्वेश्चन कहाँ से सही होगा, फिजिकल में न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन आते हैं तो हमें यूनिट्स का बहुत अपने आप से ध्यान रखना होगा। फिजिकल में बहुत रेयरली होता है कि तुमसे एमसीक्यू पूछा जाए, फिजिकल में मोस्टली न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस आते हैं, उसके लिए यूनिट्स का तुम्हें ध्यान रखना होगा। अगर तुम टेम्परेचर को केल्विन की जगह सेल्सियस में पुट करके न्यूमेरिकल में वैल्यू डाल दोगे डेसिमल, कहाँ से क्वेश्चन सही होगा। तो टेम्परेचर इन केल्विन है, तुमने देखा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तुम्हारी फॉर्मुला शीट में क्या चीज लिखी हुई है मुझे बताओ जल्दी से, नहीं लिखी तो अभी लिखो। अपनी फॉर्मुला शीट में हर यूनिट को मेंशन करना इंपॉर्टेंट है फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। उसके बाद एन की वैल्यू तो क्वेश्चन में हमें दी होगी। उसके बाद एफ, एफ की वैल्यू कितनी है, एफ की वैल्यू कांस्टेंट है तो मैंने यहीं पे अगेन यहाँ पे एफ की वैल्यू लिख दी। लॉ क्यू में तो कुछ ऐसा है ही नहीं जो मैं लिखूंगी। क्यू में तुम ये लिख सकते हो कि क्यू में हम पहले प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लेते हैं, जैसे कि हम इक्विलिब्रियम में ले रहे थे, तुम ये चीज लिख सकते हो। इसके अलावा इस फॉर्मूला को यूज कहाँ करना है इसको तुम्हें एक लाइन में लिखना है। अगर तुम मुझसे पूछो ना कि नर्स्ट इक्वेशन दीदी कहाँ पे यूज होती है या नर्स्ट इक्वेशन कहाँ पे हमें लगानी होती है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये फॉर्मूला कहाँ लगाना है। यहाँ पे देखो तुम मैंने क्या लिखा है, ये पूरा फॉर्मूला तुम समझ गए मैंने कैसे कैसे लिखा है फॉर्मूला शीट में अपनी। उसके बाद मैंने ये लिख दिया कि जब मुझसे कॉन्सेंट्रेशन एट ए गलत टेम्परेचर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे नहीं, लेकिन मुझसे पूछा है कि स्टैंडर्ड हमारे पास स्टैंडर्ड पोटेंशियल इतना है, लेकिन तुम 4 केल्विन पे या 10 केल्विन पे या 500 केल्विन पे मुझे कॉन्सेंट्रेशन बताओ सेल की, तो ये वाला फॉर्मूला यूज होता है। अब मैंने ये एक छोटी सी लाइन लिखी और इस छोटी सी लाइन से मुझे ये पता चल गया कि मेरा फॉर्मूला कहाँ पे यूज होगा। अब जैसे ही मुझे क्वेश्चन में दिखेगा कि कॉन्सेंट्रेशन एट 4 डिग्री सेल्सियस या फिर कॉन्सेंट्रेशन एट 4 केल्विन, मुझे समझ आ गया कि ये मुझे नर्स्ट इक्वेशन लगाना है। तो तुम्हारी पहली और दूसरी प्रॉब्लम तो वहीं सॉल्व हो गई कि बहुत सारे फॉर्मूलाज है याद नहीं हो रहे, याद तो यहाँ से हो जाएंगे जब तुम एक एक चीज का मतलब लिखोगे। और फॉर्मूला अप्लाई कहाँ करना है उसके लिए तुम्हें ये एक लाइन, एक छोटी सी लाइन अपनी फॉर्मूला शीट में मेंशन करनी है, व्हेन कॉन्सेंट्रेशन एट टी टेम्परेचर डिस्कस्ड। इसीलिए मैंने एक चैप्टर का पूरा पूरा एग्जाम्पल तुम्हारे सामने लिया है कि तुम्हें समझ में आ जाए फॉर्मूला शीट कैसे बनानी है। इसके बाद जो भी हमारे पास फिजिकल में स्टैंडर्ड एसटीपी वाली कंडीशंस होती हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर वाली कंडीशंस होती हैं, उन कंडीशंस को प्लीज मेंशन करना। अगर तुमने सीधा ये वाला फॉर्मूला लिख दिया, ई सेल वाला फॉर्मूला, मैंने कई लोगों को देखा वो यही करते हैं, ई सेल वाला फॉर्मूला लिख दिया, उसके बाद सीधा हमने लिखा ई सेल इज इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला, कोचिंग में सर ने बोला तो बोर्ड पे से छाप के हमने सेम टू सेम ये फॉर्मूला लिख दिया। लेकिन वहां से अगर तुमसे क्वेश्चन में टेम्परेचर दिया हुआ है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, और तुम यहाँ पे पुट कर रहे हो, तो हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अगर तुम्हें क्वेश्चन में टेम्परेचर 400 केल्विन दिया हुआ है और तुम्हें तो ये वाला फॉर्मूला याद है, तुमने ये फॉर्मूला पुट कर दिया, अगेन क्वेश्चन गलत है क्योंकि वो तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे है। तो हमें ऐसे क्वेश्चंस में, ऐसे क्वेश्चंस को हम फंसे ना, इसलिए हमें ये छोटी सी लाइन लिखनी है कि ये तभी लगाना है जब टेम्परेचर 298 केल्विन है। और जब तुम फॉर्मूला याद करो तो ये कंडीशन सबसे पहले याद करना, भले ही तुम्हें ये फॉर्मूला याद ना हो, तुम्हें कंडीशन याद होनी चाहिए कि ये 298 केल्विन पे ही लगाना है, 270 पे नहीं लगाना, 250 पे नहीं लगाना। तो इसीलिए ये जो चीजें मैं बता रही हूँ इसका पूरे का स्क्रीनशॉट तुम अपने पास लेके रख लो कि फॉर्मूला शीट में हमें क्या क्या चीजें लिखनी है। बाकी मैं तुम्हें आगे एक पूरी फॉर्मूला शीट अच्छे से दिखाऊंगी भी, और मैं सोच भी रही हूँ कि तुम लोगों के लिए फॉर्मूला शीट बना दूँ। हाउस द आइडिया तुम मुझे कॉमेंट में बता सकते हो, कोई भी चीज तुम्हें फॉर्मूला शीट में चाहिए तो। बाकी आई एम वर्किंग ऑन दैट, ये पूरा स्क्रीनशॉट अपने पास लेके रखो। अब आते हैं फोर्थ मेजर प्रॉब्लम जो तुम्हारी है, वो है बड़े बड़े चैप्टर्स जो होते हैं। जैसे मैंने बताया आयनिक इक्विलिब्रियम और रिडॉक्स के बहुत पॉपुलर क्वेश्चंस हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम और रिडॉक्स को मिला के जो क्वेश्चंस बनते हैं, उन क्वेश्चंस को ट्रैक करने के लिए जो एक तरीका है, सिर्फ एक ही तरीका है उन क्वेश्चंस को ट्रैक करने का। इसको तुम जितना जल्दी अप्लाई करोगे अपने फॉर्मूलाज में, अपने चैप्टर में, उतना ही अच्छी तुम्हारी प्रिपरेशन होगी। हमें चैप्टर्स को पार्ट्स में ब्रेक कर लेना है। पार्ट्स में मतलब
मान लो मैं यहाँ पे, तुम्हें ये पूरी मेरी स्लाइड्स दिख रही हैं, ठीक है। अगर मैं इसकी जगह यहाँ पे ये जो मैंने तुम्हें पूरा ये पेपर दिखाया, पूरी शीट दिखाई जिसमें मैंने तुम्हें दिखाया कि हर चैप्टर का कितना वेटेज है, अगर मैं इस वेटेज को एक बड़े से पैराग्राफ में एक स्टोरी की तरह तुम्हें सुनाती हूँ, मैं बड़ा 3-4 पेज का पैराग्राफ लिख के लाती हूँ जिसमें मैंने हर चैप्टर का वेटेज लिखा है, तो क्या तुम्हें वो चीज समझ में आती है या तुम उस चीज को इंटरेस्टिंग समझते? तुम्हें बहुत डिफिकल्ट लगती। सिमिलर थिंग्स हैपेंस इन योर नोट्स ऑल्सो। सेम चीज हमारे नोट्स में भी होती है। अगर तुम चैप्टर को एक चैप्टर की तरह देखोगे, तुम्हें वो चैप्टर डिफिकल्ट लगेगा। लेकिन अगर तुम किसी भी बड़े से चैप्टर को ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे, जैसे एनसीईआरटी में होता है, अगर किसी ने एनसीईआरटी को थरली पढ़ा है, 1-2 चैप्टर भी पढ़े हैं, तो एनसीईआरटी में हेडिंग तो होती है चैप्टर का नेम, उसके बाद सब हेडिंग्स होती हैं 3.12, 3.13, 3.14। सब हेडिंग्स के अंदर भी छोटी छोटी हेडिंग्स होती हैं, उन्हीं हेडिंग्स को हमें पकड़ लेना है। आयनिक इक्विलिब्रियम खोलोगे अगर तुम एनसीईआरटी का, तो तुम्हें एसिड बेस के अलग एक कैटेगरी दिखेगी, पीएच कैलकुलेशन की अलग दिखेगी, बी के इलेक्ट्रोलाइट्स, बफर, और हमारे पास है सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस। पूरा आयोनिक इक्विलिब्रियम इन 5 टॉपिक्स पर बेस्ड है। अगर तुम्हारे नोट्स में ये पूरा माइंड मैप है ना, तुमसे कोई क्वेश्चन कभी गलत होगा ही नहीं। तुम्हें हमेशा क्वेश्चन देखते ही समझ में आएगा कि इस क्वेश्चन में ये चीज अप्लाई होनी है। तुम्हें वो चीज वही समझ में आएगी जब तुमने ये माइंड मैप बना रखा होगा। इस माइंड मैप को बनाने से बेसिकली होगा क्या, मेरे पास कोई भी बड़ा सा क्वेश्चन आता है तो मैं ये ना सोचूं कि मेरे पूरे चैप्टर में ये सारे फॉर्मूलाज हैं। व्हाट आई वांट इज कि अगर तुमसे क्वेश्चन में पीएच पूछा है, तुम्हें सबसे पहले सोचना है कि ये चैप्टर आयोनिक इक्विलिब्रियम है, ठीक है। आयोनिक में मेरे पास ये 5 टॉपिक्स हैं, या तो एसिड बेस का क्वेश्चन हो सकता है, या पीएच का हो सकता है, या वीक इलेक्ट्रोलाइट का, या बफर का, या सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस का। इन 5 में से ही कोई क्वेश्चन होगा, ठीक है। क्वेश्चन में पीएच की बात हो रही है, ठीक है, तो पीएच कैलकुलेशन का क्वेश्चन है। अगर कैलकुलेशन पूछी है तो पीएच कैलकुलेशन में मेरे पास ये 4 फॉर्मूलाज है, ये 4 कंडीशन है। अब तुम्हें सिर्फ उन 4 कंडीशन में से सही कंडीशन ढूंढनी है, जो तुम्हें क्वेश्चन में गिवन वैल्यू से ही पता चल जाएगा। तो तुम्हारा पूरा चैप्टर कितना इजी हो गया अगर तुमने ये माइंड मैप अपने पास बना के रखा है। हर चैप्टर का फिजिकल में जो भी चैप्टर्स है, मोल कॉन्सेप्ट है, छोटे से छोटे चैप्टर, एटॉमिक स्ट्रक्चर जैसे चैप्टर्स, वहीं बड़े से बड़े चैप्टर जैसे आयन इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनामिक्स, इन सभी चैप्टर का ऐसा माइंड मैप अपने पास रखो। हर नोट्स की स्टार्टिंग में माइंड मैप बना के रख लो। मैं बोलूंगी फिजिकल में जरूरी है, बाकी तुम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों में ये चीज कर सकती हो। अपने चैप्टर को एक फ्लो चार्ट में लेके आओ, उसको याद रखो। आयनिक इक्विलिब्रियम सोचते ही तुम्हें ये 5 पॉइंट याद आने चाहिए। फिर तुम्हें प्रोसीड करना है कि क्वेश्चन में क्या गिवन है और उससे कौन सा पार्ट हमें डायरेक्ट हो रहा है, ठीक है। बाकी जो भी फॉर्मुला शीट मैंने बताया, मैं फॉर्मुला शीट तुम्हारे लिए बना रही हूँ। अगर किसी को खुद अपनी फॉर्मुला शीट बनानी है एंड यू वांट रेफरेंस, दिस इज द रेफरेंस, यू मे लुक एट इट। इस फॉर्मुला शीट में मैंने क्या क्या लिखा है, सबसे पहले तो चैप्टर का मैप लिख दिया। स्टार्टिंग में ही लिख दिया कि इस चैप्टर में ये 6 सब हेडिंग्स हमारे पास है, इन 6 सब हेडिंग्स में पूरा चैप्टर हमें कवर कर लेना है, ठीक है। इससे तुम्हें पूरा चैप्टर याद भी होगा कि इस चैप्टर में ये टॉपिक्स हैं। कई बार ये होता है हमें बफर सॉल्यूशन सुनते ही समझ नहीं आता कि कौन से चैप्टर में है, जो मैंने प्रॉब्लम स्टार्टिंग में भी बताई। उसके लिए यही सोल्यूशन है, चैप्टर का एक मैप अपने पास बना के रखो और उसको याद कर लो अभी से, ठीक है। एसिड बेस फिर हमने हर टॉपिक में अपनी जितनी भी थ्योरी है सब मेंशन कर दी है। बफर सोल्यूशन में क्योंकि ये सारे फॉर्मुलाज हैं, बफर कंफ्यूजिंग होता है कि बफर कहाँ पे लगना है, बफर का मतलब क्या है। तुम्हें यहाँ पे एक छोटा सा कॉलम दिख रहा है व्हेन टू यूज का, इस व्हेन टू यूज कॉलम की तरह ही तुम्हें अपने हर फॉर्मूला के साइड में लिख देना है कि ये कहाँ पे यूज होगा। इसकी लास्ट लाइन तुम जरा पढ़ो। जब तुमसे क्वेश्चन में पीएच पूछा है, तुमने छोटा सा अमाउंट ऑफ एसिड और बेस डाल के पीएच की वैल्यू पूछी है, तो तुम्हें ये बफर सोल्यूशन वाले फॉर्मुलाज लगाने हैं। तो वही चीज तुम्हें अपने नोट्स में अपनी फॉर्मुला शीट में मेंशन करनी है कि ये फॉर्मूला ठीक है, फॉर्मूला है, फॉर्मूला में क्या चीज कैसे है, और साथ में साइड में मेंशन कर दो कि ये फॉर्मूला किस कंडीशन में यूज होगा। सिमिलरली तुम इस पूरे फॉर्मूला शीट का यहाँ पे अपने पास स्क्रीनशॉट लेके रख लो। इसके अलावा कोई पॉइंट्स वगैरह इसमें सब कुछ है। तुम्हें फॉर्मूला शीट चाहिए, मेरे को मैंने देखा तुम्हारे कमेंट्स, मैं वो भी देख रही हूँ। मैं आई प्रोवाइड विद द फॉर्मूला शीट फिजिकल के सब चैप्टर्स की एक फॉर्मूला शीट पर तुम्हें दूंगी जिसमें सारे फॉर्मूलाज होंगे, उन फॉर्मूलाज की हर टर्म का मतलब होगा और उनको कहाँ यूज करना है वो भी होगा। और इस फॉर्मूला शीट को अगर ढंग से पढ़ लेते हो, आई प्रॉमिस यू तुम्हारे सारे क्वेश्चंस बनने लगेंगे। इसके अलावा आई डोंट थिंक फिजिकल में कोई भी प्रॉब्लम किसी को आनी चाहिए। अगर आ रही है, यू कैन एनी हाउ रीच टू मी, मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं तुरंत उस चीज का रिप्लाई करूंगी। फिजिकल केमिस्ट्री में इतना करने के अलावा और कुछ नहीं करना है। इसके अलावा तुम्हें सिर्फ एक चीज करनी है, वो है क्वेश्चन प्रैक्टिस। स्पेशली ये जो 3 चीजें मैंने बताई है, क्लास इलस्ट्रेशन, मॉड्यूल्स और पीवाईक्यूज, हर लेक्चर के बीच में तुम्हें चीज करनी ही करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेशन तुम्हारी तभी स्ट्रांग होगी जब तुम बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। जितना क्वेश्चन लगाओगे, जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, हर चैप्टर में 200 से 250 का एम लेके चलना,
इतने क्वेश्चंस तुम्हें करने हैं। क्वेश्चंस कहाँ से करोगे? क्लास इलस्ट्रेशन मॉड्यूल्स में तुम्हारे पास सबसे इंपॉर्टेंट था पीवाई क्विज। जैसे मैंने पिछली केमिस्ट्री वाली वीडियो में भी बोला था, तुम्हें 200 से 250 क्वेश्चंस करने हैं और 2019 से लेके आगे वाले सारे पीवाई क्विज को हर चैप्टर में करने ही करने हैं हमें। इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम आती है, रीच मी आउट इन द कमेंट सेक्शन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।